मैं वो था जिसे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की ने सालों चाहा पर पा न सकी। उसने 4 साल पीछा किया, मैंने 4 साल ठुकराया। फिर मेरा मन बदला। जब सबको लगा हम एक होंगे, मैंने उसे फिर ठुकराया और चुपचाप विदेश चला गया। निराश होकर उस लड़की ने यह गलत रिश्ता छोड़ दिया। सबने सोचा मैं बाई निंगबिंग से प्यार नहीं करता, पर कोई नहीं जानता था कि बचपन से लाइलाज दिल की बीमारी के कारण मैं उसे बोझ नहीं बनाना चाहता था। 3 साल बाद देश लौटकर मैंने उसे जानबूझकर टाला। एक छोटी कंपनी में काम किया, पर अकेले ओवरटाइम करने से दिल की बीमारी फिर उभर आई और मैं अकेला ही मर गया। मेरे निधन के तुरंत बाद बाई निंगबिंग को खबर मिली। उसने कुछ नहीं कहा, न आंसू बहाए, न ही अंतिम संस्कार में आई। उसके दोस्त भी उसकी बेरुखी से दूर हो गए, लेकिन यही दिखने में मजबूत शख्सियत कुछ साल बाद डिप्रेशन से मर गई। बाई निंगबिंग ने कभी किसी को अपनी बीमारी नहीं बताई, अकेले और शांति से मौत को गले लगाया। हम दो प्रेमी दोबारा मिलने पर भी कोई नहीं झुका। हम मिलती हुई रेखाओं जैसे थे जो अंततः दूर हो गए। पुनर्जन्म के बाद मैंने तय किया कि कोई पछतावा नहीं रखूंगा और 7 साल तक मुझे चाहने वाली उस लड़की को बचाऊंगा। मैंने फोन उठाया और अपनी संपर्क सूची में सबसे ऊपर पिन की गई सुकिंग्यू को एक संदेश भेजा। 1 मिनट तक चुपचाप गिना और तुरंत उसे वापस ले लिया। फोन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। लगता है बाई निंगबिंग का दिल टूट चुका था। वह आसानी से इस आग के गड्ढे में कदम नहीं रखेगी। याद आया लड़की का जिद्दी और ठंडा चेहरा। मेरा दिल अंदर ही अंदर दुख रहा था। वहीं दूसरी ओर बाई ग्रुप के टॉप फ्लोर ऑफिस में बाई निंगबिंग फाइलें देख रही थी। उसकी खूबसूरत सूरत में स्कूल के दिनों से ज्यादा बेरुखी और परिपक्वता थी। फोन की खास टोन से वह चौंक गई। उसने टॉप पर पिन किए झांग डाक्सियन के मैसेज बॉक्स को खोला। कई सालों बाद उसमें लिखा था, मिलते हैं कभी। बाई निंगबिंग ने फोन कसकर पकड़ा और स्क्रीन को घूरने लगी। जब वह दोबारा पुष्टि करना चाहती थी तो संदेश तुरंत वापस ले लिया गया। जैसे किसी गहरे सपने से जागी हो, बाई निंगबिंग के होंठ मुड़ गए। उसने शायद गलत व्यक्ति को भेजा था। कल्पना मत करो, वो तुम्हें पसंद नहीं करती, वो तुमसे नफरत करती है। उसने सिर झुका लिया। मेरा चेहरा उसके मन में उभर आया। तभी दरवाजे पर दस्तक ने उसकी सोच भंग की। अभी छुट्टी नहीं हुई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आने वाली बाई निंगबिंग की सहेली लियू रुयान थी। वह एक रेज्यूमे था जिसके ऊपर दाहिने कोने में मेरी तस्वीर थी। बाई निंगबिंग को चुप देखकर लियू रुयान ने मन ही मन आह भरी। पता था इतने समय बाद भी उसने झांग डाक्सियन को नहीं छोड़ा। तुम्हें दिक्कत है तो मैं ये बायोडाटा मना कर देता हूँ। क्यों मना करें? अगर उसने नियमानुसार आवेदन किया है तो उसके चुनाव का सम्मान करें, प्रक्रिया का पालन करें। आगे से उसकी बात मुझे न बताएं। जल्द ही मैं बाई बिल्डिंग के दरवाजे पर था। नमस्ते निदेशक लियो, मैं झांग डाक्सियन, कानूनी विभाग के साक्षात्कार हेतु। दरवाजा खोलते ही बीच में एक शांत खूबसूरत लड़की कागज पलट रही थी जो एक मेहनती साक्षात्कारकर्ता लग रही थी। नमस्ते अध्यक्ष बाई, मैं झांग डाक्सियन, आपकी कंपनी के कानूनी पद के लिए। बाई निंगबिंग ने बिना देखे रूखेपन से कहा, आपकी योग्यता और क्षमता पर मुझे कोई संदेह नहीं। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, दक्षिणी राज्य न्यायालय में नौकरी का मौका क्यों छोड़ा? वह तो हर कानून के छात्र का सपना होता है, या मुझे पूछना चाहिए? यह कहते हुए बाई निंगबिंग की आंखें गहरी हो गईं। एक व्यक्ति के लिए बाई निंगबिंग का चेहरा सख्त हो गया। उसने खुद को ज्यादा सोचने से रोका, पर उसकी नजरें अनजाने में मुझ पर आ टिकी। मेरे गुरु के लिए मेरे गुरुजी की उम्र हो गई है। वे इस साल सेवानिवृत्त होने वाले हैं। मैं इस बार मुख्य रूप से गुरुजी के शोध छात्रों की मदद करने आया हूँ। अभी वहाँ ज्यादा काम नहीं है, इसलिए नौकरी ढूंढने आया हूँ। शांत जैसे समय रुका। झांग साहब गुरु भक्त हैं। इतना कर सका था, उतना ही। बाई निंगबिंग ने अचानक मुझे दीवार से हटा दिया। झांग दाशिया, तुम भाग गए थे, क्यों लौटे? मैं देर तक चुप रहा, सिर झुका लिया। मुझे अफसोस था। कुछ शब्द बाई निंगबिंग के कानों में गूंजे। उसने दांत भींचे, गलती दोहराने से डरी। जल्द ही बाई निंगबिंग शांत हो गई, फिर से एक ठंडी अलग थलग इंटरव्यूअर बन गई। इंटरव्यू यही खत्म। परिणाम के लिए HR सूचित करेगा। वह लंबे डग भरती हुई चली गई। मेरे पास से गुजरते हुए धीरे से बोली, बाई ग्रुप कानूनी विभाग का विस्तार कर रहा है। यह पद अहम है, इसलिए मैं खुद इंटरव्यू ले रहा हूँ। कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता। इंटरव्यू रूम का दरवाजा बंद होते ही मेरे चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान आ गई। बाई निंगबिंग के जाने से पहले कहे गए शब्दों को याद करते हुए, अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी। फिर भी उसने एक बात और कही, क्या यह मुझे चेतावनी है कि मैं हर बार न करूं? क्या ये साबित कर रही है कि उसे मुझसे कोई लगाव नहीं बचा?